गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए प्लेटफॉर्म हमसफर एकेडमी पर। आज हम लोग पहला लेक्चर ले रहे हैं। आज हम लोग पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 30 एमसीक्यूज बेस्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। तो फटाफट आप सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप सभी के साथी दोस्त जो भी पढ़ने वाले हैं वो सभी लोग जुड़ जाइए। फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। एक एक कुछ ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट और जुड़िए, शेयर करिए। चलिए ठीक है, और लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में मुद्रा धातुओं का सही युग्म है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? TI, ZR, HF, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हेफ्थेनम। ये सभी क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। संक्रमण धातुएं दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इन सभी ट्रांजिशन मेटल में से एक युग्म, एक पेयर ऐसा है जो मेटल्स के साथ दिया गया है, जिनको हम लोग क्वाइनेज मेटल यानी कि मुद्रा धातुएं कहते हैं। ये सभी उदाहरण किसके हैं? संक्रमण धातुओं के हैं। संक्रमण धातुएं, ये संक्रमण धातुएं क्या चीज हैं? यानी कि ट्रांजिशंस मेटल जो हैं वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके सामने डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जिनकी मुद्रा बनाई जाती है, यानी जिसके सिक्के बनाए जाते हैं। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले का डी, बहुत अच्छे, बढ़िया चल रहे हैं। क्या है? कॉपर लिखा हुआ है, सिल्वर लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है। ये प्राचीन समय से ही इन सभी की मुद्राएं चलती रही हैं। सोने के, चांदी के, कॉपर के, इन सभी के सिक्के जो हैं वह चलते रहे हैं। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, सब लोग फटाफट आंसर करते रहिए। क्या सही हो जाएगा? पहले का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट से पढ़िए। क्या लिखा है? निम्नलिखित में डी ब्लॉक तत्वों में वाष्पशील नहीं है। वाष्पशील मतलब वॉलेटाइल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब इनको आप गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ने लगेगी। ऐसी मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पशील। तो उसने पूछा है, ध्यान देना है, नहीं है। क्या पूछा है? वाष्पशील नहीं है। तो वाष्पशील नहीं है कौन सा? जिंक, कैडमियम, कॉपर या मरकरी। तो आप डी ब्लॉक मेटल्स को अभी बताया था, किस नाम से जानते हैं? संक्रमण धातुओं के नाम से। डी ब्लॉक मेटल्स को क्या जानते हैं? संक्रमण धातुएं। लेकिन संक्रमण धातुओं में जो आपका फर्स्ट बी ब्लॉक है, जिसमें आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, सॉरी ये क्या है? मरकरी, Hg, यह 3 ट्रांजिशन मेटल के कैटेगरी में नहीं गिने जाते हैं। क्यों नहीं गिने जाते हैं? क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक, जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो डी ब्लॉक में पहुंचने वाला जो आखिरी सब सेल है, यानी कि आपके पास डी सब सेल है, वह सब सेल कैसा होता है? कंप्लीट फिल्ड होता है। कंप्लीट फिल्ड है। होना क्या चाहिए? अनकंप्लीट होना चाहिए। इसलिए इनको संक्रमण धातुओं में नहीं गिना जाता है। तो ये तीनों क्या हैं? वॉलेटाइल नेचर शो करते हैं। अगर इन्हें आप गर्म करते हैं तो जिंक हुआ आपका, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों ही वॉलेटाइल हैं। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं को ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है। क्या है? आपका कॉपर ऐसा है जो वॉलेटाइल नहीं है। बिल्कुल सही है, आप सभी लोग बिल्कुल आंसर सही कर रहे हैं। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या उन्होंने पूछा है कि जब सोडियम को नम वायु में रखा जाता है तो वह अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो सोडियम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक आपका कितना है? 11 है। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब ये क्या करेगा? को नम वायु में रखा जाता है तो वायु से क्या ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सोडियम के साथ मिलके क्या बनाएगा? सोडियम का ऑक्साइड। क्या बनेगा? N2O। अब इसकी बैलेंसी को पूरा करेंगे। चूंकि ये बाईवैलेंट है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 4। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे?
2N2O, जिससे कि यहाँ पे 4 सोडियम और यहाँ पर 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन पूरे हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद वो कह रहा है कि अंततः परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब वो फर्दर फिर हाइड्रोलाइज होता है, वायुमंडल से जल को ग्रहण करता है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी चूंकि 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो 4 के बराबर करना पड़ेगा। तो यह जो आपका N2O और जल के साथ मिलके क्या बनाता है, NaOH। अब यहाँ पे बैलेंसी आप पूरी करेंगे तो क्या बनाएगा, 4NaOH, जहाँ पर 4 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी और NaOH। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को यह ग्रहण करके अंततः Na2CO3 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NO2 प्लस H2O हो जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, अंततः परिवर्तित हो गया किसमें, Na2CO3 के अंदर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाएगी अंतिम रूप से। देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, NaOH भी यहाँ पे बन रहा है, Na2O भी बनेगा और N2O2। अच्छा, इसमें एक तरीके से रिएक्शन और हो सकती है कि यही Na2O जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके तो यहाँ पे क्या बना लेगा, 2N2O2, यानी कि ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन उसने एक चीज पूछी है कि अंततः परिवर्तित हो जाता है, तो अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम के कार्बोनेट के अंदर। आंसर 3 का क्या हो जाएगा, डी सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, उच्चतम गलनांक वाला यौगिक है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग, गलन प्लस अंक, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ जितने अंक पर गल जाए उसको क्या कहते हैं, गलनांक। और इनके हायर और लोएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, तो पहले समझते हैं जो गलनांक है किसका कम और किसका ज्यादा होता है। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं यानी कि कोवैलेंट बॉन्डेड सह संयोजी टाइप के यौगिक, उनके गलनांक कम होते हैं किससे, जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं, वो आयनिक यौगिकों से, आयनिक यौगिकों का आयनिक के ज्यादा होंगे। अब आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन आपको सभी क्या देख रहे हैं, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cs पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर सभी आयनिक हैं। तो फिर कौन सा सर सहसंयोजी होगा यानी कि कम होगा और किसका अधिक होगा, यानी कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक लक्षण किसके अंदर ज्यादा होंगे। तो हम चलते हैं, एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फजान्स रूल। ये फजान का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो आयनिक यौगिक है किन परिस्थितियों में सहसंयोजी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई। कहते हैं कि जो आपका धनायन है, धनायन वह आकार में, धनायन आकार में छोटा होना चाहिए, आकार में कैसा हो, छोटा हो, यानी कि स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन हो। अच्छा, जो दूसरा आपका ऋणायन है वह ऋणायन कैसा होना चाहिए, ऋणायन आकार में बड़ा होना चाहिए, ऐसा हो। क्योंकि यहाँ पे सभी जो एनाइंस हैं यानी कि क्लोराइड है वो सभी सेम है, तो फिर सबसे छोटा कौन सा है, छोटा आयन है आपका लिथियम आयन। तो यह जो आयनिक है वो सहसंयोजी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि सबसे कम गलनांक अगर कहें तो कम गलनांक कैसा, सबसे कम गलनांक लिथियम के क्लोराइड का हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि किसका अधिक होगा, तो इनके आयनिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, आयनिक लक्षण, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद सीजियम क्लोराइड होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक ये है, और सहसंयोजी और आयनिक यौगिकों में आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड और आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्चतम होता है। तो इनके अंदर कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में अधातु तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। फास्फोरस, चलिए आइए एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। फास्फोरस होता है P, परमाणु क्रमांक है 15। ब्रोमीन परमाणु क्रमांक होता है 35। साथ में चलते चलिए जिससे कि ये छोटी छोटी बातें भी याद होती चलें। हीलियम है, परमाणु क्रमांक है 2, एक इनर्ट गैस होती है। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर है 17। इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव अवस्था में
रहता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहे हैं। कौन सा? ब्रोमीन सही हो जाएगा, द्रव अवस्था में जो कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में वह जो पेंसिल में प्रयुक्त होता है, पेंसिल जिससे लिखते हैं आगे जो चीज लगी रहती है वह चीज क्या है? यानी कि धातु है, अधातु है, क्या है? तो वो ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, चारकोल है, फास्फोरस है। तो आप जानते हैं सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही अपर रूप है, चारकोल भी कार्बन का एक अपर रूप है, फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो पेंसिल में आगे लगा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। क्या? ग्रेफाइट आंसर सही हो जाएगा। क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है। कभी कभी पेंसिल को हम लोग लेड पेंसिल भी कह देते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लेड पेंसिल में लेड कितने % होता है? तो नाम उसका लेड है, उसके अंदर लेड नहीं होता है, तो वो उसके अंदर लेड नहीं देखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो 0% उसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट संकुल है। क्या है? कीलेट संकुल है, जो केंद्रीय धातु के रूप में पाई जाती है। तो वो धातु कौन सी है? तो क्लोरोफिल समझ लें। क्लोरोफिल क्या चीज है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बर्डक, यानी कि रंग प्रदान करने वाले। क्या करे? रंग प्रदाता, जो रंग प्रदान करे। तो पत्तियों का हरा रंग आप सभी जानते हैं किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है कि पिगमेंट भी कलर देते हैं और डाई भी कलर देते हैं। तो पिगमेंट में और सर डाई में क्या डिफरेंट है? तो ये आपके नेचुरल डाई है, होगा पिगमेंट, यानी कि प्राकृतिक। जैसे गाजर का रंग हुआ, टमाटर का है, या इन सब चीजों का जो कलर है, संतरे का रंग है, वो सब क्या है? पिगमेंट्स के कारण। और डाई क्या है? जो मानव निर्मित होते हैं। तो चलिए अब इन्होंने क्या पूछा है कि कीलेट के रूप में पाया जाता है, उसमें केंद्रीय धातु कौन सी है? तो आप सभी लोग बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम पाई जाती है। कीलेट संकुल क्या होते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि ये चक्रीय संकुल होता है। संकुल यानी संकुल क्या है? कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्न में वह जिसके द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो सर जल के अंदर कठोरता है, दूर किया जाता है, तो ये कठोरता क्या चीज होती है? यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर। एक मिनट इसको समझ लेते हैं, फिर आप लोग तब तक आंसर करिए। हार्डनेस, वाटर में हार्डनेस कैसे आती है? जब जल के अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट्स आदि जब घुले होते हैं तो जल के अंदर कठोरता आ जाती। अब जो कठोरता है वो दो प्रकार की होती है सर। एक होती है अस्थायी और दूसरी होती है स्थायी कठोरता। परमानेंट और टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी हार्डनेस आती है तो आप उसको दो तरीके से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जल को उबालकर, जल को उबालकर आप उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा आप क्लार्क मेथड से दूर कर सकते हैं। क्लार्क्स मेथड, ये क्लार्क मेथड क्या है? क्लार्क मेथड के अंदर जल को किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। अब यहां पर ऑप्शन क्या दिए हैं? कह रहे हैं बुझे हुए चूने से। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? यही अपना आंसर हो गया। दूसरा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × ½ H2। तीसरा क्या है? आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, और कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca। तो यहाँ क्या आंसर सही हो जाएगा? उबालकर दूर करते हैं और क्लार्क मेथड से करते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो क्लार्क मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके साथ जब इसको उबाला जाता है या रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पे कार्बोनेट्स के क्या होता है कि
जो कार्बोनेट होता है वो आपके एक अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 समस्थानिक एक दूसरे से किस चीज में भिन्न होता है? तो समस्थानिक क्या चीज है? अगर अलग करते हैं तो सम और स्थान। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उनको आप कहते हैं समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखे हुए हैं। पहले को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, सब जानते हैं, जिसको हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटियम। दूसरा आपके पास समस्थानिक है जिसका नाम है ड्यूटीरियम, जिसको कैपिटल डी से भी प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। इन तीनों की एक एक विशेषताएं समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो प्रोटियम को सिंपली H से, ड्यूटीरियम को D से और ट्राइटियम को T से डिनोट किया जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो है वो ट्राइटियम है, रेडियो एक्टिव आपका समस्थानिक है। अब ड्यूटीरियम की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल होता है, और भारी जल की बात, अभी हम लोग हार्डनेस की बात कर रहे थे, और हैवी वाटर की, तो ये क्या हो जाएगा? D2O, यानी कि ड्यूटीरियम का ऑक्साइड। अभी क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि एक दूसरे से किस चीज में भिन्न है, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। हमने आपको क्या बताया कि वो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न किसमें है? नहीं, परमाणु क्रमांक तो सर समान होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, तो अलग कैसे हो गए? नाभिकीय आवेश सेम होता है। क्या कह रहे? क्या चीज डिफरेंट होती है? भिन्न क्या होती है? ये तीनों ही चीजें सभी के अंदर सेम हैं। क्या डिफरेंट है? नाभिकीय द्रव्यमान, या आप कह सकते हैं कि परमाणु भार। तो क्या चीज डिफरेंट हो जाएगी? उन्होंने कहा किसमें एक दूसरे में भिन्न होते हैं? तो नाभिकीय द्रव्यमान के अंदर भिन्न होते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि स्टील जो है वो आयरन से बनी होती है, यानी कि 4 ऑप्शन में आपको आयरन दिख रहा है। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या मिला होता है? तो आयरन के साथ क्रोमियम और निकेल, ये चीजें मिली होती हैं तीनों के साथ। ये क्या है? एक एलॉयज है। एलॉयज क्या होती है? हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। कई धातुओं का मिश्रण होता है, तो ये क्या है? मिश्र धातुएं। चूंकि सब धातुएं मिली हैं तो सममांगी मिश्रण बनाते हैं। आंसर क्या सही हो जाएगा? ठीक है, कुछ लोग अरे भाई सी करिए, क्या होगा? 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। CO2 और SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विभेदित कर सकते हैं। कैसे अलग किया जा सकता है? क्या बुझे हुए चूने से अलग कर सकते हैं, यानी कि CaOH के ट्वाइस से दोनों को अलग किया जा सकता है, या बेराइटा जल से, यानी कि जिसको कहते हैं बेरियम का हाइड्रोक्साइड, क्या इसके द्वारा अलग किया जा सकता है, या एसिडिफाई KMnO4 अम्लीय KMnO4 से अलग किया जा सकता है। और ऑप्शन है डी। कुछ लोग लालच में फंस जाएंगे, जैसे ही ऑप्शन आपको डी दिखा उपरोक्त सभी और चलने लगे डी की तरफ। अरे भाई डी नहीं, सुनिए भाई, क्या है? CO2 और SO2। मान लीजिए, चलिए पहला रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं CO2 के साथ। क्या रिएक्शन देगा? होगी नहीं होगी, विभेदित करेगा। चलिए दोनों के साथ देखते हैं। एक बार हम करते हैं यहां पर CO2 से रिएक्शन, एक बार करते हैं SO2 से रिएक्शन। अब ये यहां क्या बनाएगा बेटा? CaCO3, ये अपक्षेप बन जाएगा। बाकी का शेष बचा हुआ जल निकालेगा। ऐसे ही जब आप SO2 के साथ कराएंगे CaCO की तरह, तो ये कराएगा CaSO3 का अपक्षेप प्लस H2, यानी कि रिएक्शन दोनों के साथ हो गई, इसने विभेद नहीं कर पाया, पता ही नहीं चलेगा। दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ भी हो जाएगी, इसके साथ भी हो जाएगी। क्या करेंगे? चलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। यहां भी यही होता है बिल्कुल। बेरियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बोनेट और सल्फेट के दोनों के साथ अपक्षेप बनाएगा, प्लस जलकाड़ू बाहर निकलेगा। कैसे विभेदित कर पाएंगे? सर CO2 के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए इसकी, तो ये रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अगर SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह जो अम्लीय KMnO4 जो है वह है क्या करता है? SO2 के साथ रिएक्शन करके SO2 को H2SO4 में परिवर्तित कर देता है। सिंपली अगर आप इसको रिएक्शन लिखते हैं तो 2 KMnO4 प्लस 5 SO2 प्लस 2 H2O करके अगर आप यहाँ रिएक्शन लिखते हैं तो यह क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। अगर कुछ शेष बचता है तो वह जल के अणु निकल जाएंगे। बाकी की रिएक्शन आपके यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि जो अम्लीय KMnO4 है वह इन दोनों को विभेदित कर पाएगा, जो SO2 है वो रिएक्शन देकर H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। बाकी के दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, इसलिए इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बनाते रहिए, बहुत बढ़िया। 11 का क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त सभी दिखाई दिया और आप डी की तरफ भागने लग गए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, एक बार फटाफट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। निम्न में वह ट्राई हैलाइड जो जल द्वारा अपघटित नहीं होता है, यानी कि जल अपघटित नहीं होता है, यानी कि जल से रिएक्शन नहीं होती है, जल से रिएक्शन नहीं होती है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं NF3, NCl3, PCl3, ASCl3। तो कौन सा ऐसा है जो जल अपघटित नहीं होता है? चलिए आइए बात कर लेते हैं। देखिए, जल अपघटित होने के लिए क्या है कि जैसे ही आप उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, इस चीज को हमें समझना है। तो जिसके पास d ऑर्बिटल वेकेंट होंगे वो क्या करेगा, प्लस H2O कर लेगा, यानी कि अपने ऑर्बिटल का विस्तार कर पाएगा, एक्सटेंशन कर लेगा, और जो विस्तार कर लेगा वह जल अपघटित हो जाएगा। यानी कि इसके पास भी d सब सेल है, d ऑर्बिटल है, इसके पास भी d ऑर्बिटल है। अब इन दोनों पे जाता है, चूंकि नाइट्रोजन के पास दोनों के पास ही 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास भी d नहीं है, इसके पास भी d नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास d सब सेल है, यानी कि इसके पास भी d सब सेल है, यानी कि ये भी एक्सटेंशन कर पाएगा। ये क्या है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया, क्या d ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होगा, नहीं होंगे तो ना बैक बॉन्डिंग की कंडीशन होगी ना एक्सटेंशन होगा, यानी कि जो NPF3 जो है वह क्या हो जाएगा, आपका जल अपघटित नहीं होगा। बाकी के सभी जल अपघटित हो जाएंगे, यह जल अपघटित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, P2O5 निर्जलीकृत नहीं कर सकता है, किसको जल अपघटित नहीं कर सकता? देखिए भाई, ये क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो H2SO4 जो है, H2SO4 यह रिएक्शन करेगा आपके P2O5 के साथ, तो यह क्या करेगा, SO3 में इसको परिवर्तित कर देगा, प्लस HPO3 प्लस H2O में अपघटित हो जाएगा। इन दोनों को मिला के कभी कभी H3PO4 भी लिख दिया जाता है। HNO3 की बात कर लें, HNO3 प्लस P2O5, ये क्या है बेटा, निर्जलीकारक है, जल निकालने का काम करेगा। जैसे ही इससे जल निकलेगा तो यह N2O5 प्लस HPO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, HPO3 के अंदर यह निकालता है। क्या करेगा, HClO4 पर क्लोरेट कहते हैं, P2O5 है, इसके साथ जैसे ही आप निर्जलीकरण के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो इसके 2 अणु ले लीजिए, यहाँ भी बैलेंस करने के लिए इसके 2 अणु ले लीजिए। क्या होगा, Cr2O7 प्लस HPO3 में अपघटित हो जाता है। तो ये चूंकि HPO3 में ही अपघटित हो रहा है, तो ये लास्ट वाला जो है वो वह नहीं टूटता है, वो स्वयं ही HPO3 के अंदर टूटते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, किसको नहीं करेगा, डी को। सब लोगों को क्लियर है? फटाफट एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस सर, फटाफट कर लीजिए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए फटाफट लिखिए, HPO3 क्या कहते हैं इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में फास्फोरस का वह अपर रूप जो विद्युत का अच्छा चालक है। तो बहुत अच्छा चालक, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत अच्छा चालक जो काला फास्फोरस है, यानी कि सिंपली फास्फोरस का जो आणविक रूप होता है वो P4 होता है, यानी कि P4 अपर रूप के रूप में होता है। तो जो काला फास्फोरस है वह आपका एक अच्छा चालक की तरह काम करेगा। यहाँ चालक लिख गया है, क्या है, अच्छा चालक की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर है ब्लैक फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड जो CO2 के सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बता दीजिए बच्चों कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फटाफट कमेंट करिए भाई। कैसे काउंट करेंगे, करिए।
CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? फटाफट कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसके अंदर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बार ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 8 8 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। सर चेक करिए, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 8 16 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 23 इलेक्ट्रॉन। यहाँ करिए 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें गिनिए 7 दूने 14 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 22। अरे सर यही आंसर हो गया, लगा दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। क्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। कुछ बच्चों को तो रटा हुआ है, पहले ही आंसर लिखने लग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। यदि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 है तो कहां पर स्थान दिया गया है? तो देखिए आवर्त सारणी में 3 चीजें रहती है बेटा। क्या क्या? आवर्त रहते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। कितने समूह होते हैं? सर जिनको ग्रुप कहते हैं 18 है। सर ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। हम तो सर जानते हैं 4 कौन कौन से हैं? S है, P है, D है और F 4 होते हैं। क्लियर है सबको? उसने पूछा है कि स्थान कहाँ दिया गया है? सर ग्रुप नंबर पूछा है। क्या पूछा है? ग्रुप नंबर। कैसे निकालते हैं? 1s2 सर पहली सेल हो गई, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s2, 2p6 6 और 2 8 सर दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी सेल में गिनिए सर 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद चौथी में गिन लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे दिया गया है। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 दिया गया है, उन्होंने पूछा किस ग्रुप से? सर जिसकी सेल कंप्लीट हो जाए उसको छोड़ दीजिए, इनकम्प्लीट सेल से ही गिन लीजिए। जिसकी सेल इनकम्प्लीट हो वही क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर हमें पता चल गया कितना है। कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? सेकंड। किस समूह से है? सर सेकंड समूह से। क्या है? परमाणु क्रमांक अगर उसका बेस है तो सर हम समझ गए कैल्शियम है। बहुत बढ़िया, सेकंड समूह से। क्लियर हुई सबको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांक क्या लिखा है? निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। ऑक्साइड जानते हैं आप सभी, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है मेटल के साथ, वो क्या बनता है? ऑक्साइड। एक अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, दूसरे होते हैं आपके क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक और एसिडिक। जो बेसिक ऑक्साइड हैं कैसे जानेंगे सर? यहां सभी आपके सामने लिखे हुए हैं। एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आप एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सेकेंडों के साथ। क्या करना है बेटा? मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अगर कोई धातु है तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी, और अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सम्मिलित है तो वह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी। क्लियर हुई सबको बात? क्या लगा? तो सर चेक कर लीजिए। पहले में निकालना, ऑक्सीडेशन निकालना सबको आती है? निकालिए भाई। नाइट्रोजन का बताइए क्या जिसका निकालना है उसका एक्स मानते हैं। अगर नाइट्रोजन का निकालना है उसका एक्स मानेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो 2 के गुणा करिएगा, प्लस 5 गुणा -2 ऑक्सीजन का बराबर क्या लगाएंगे? 0। क्या लिखोगे? 2x बराबर प्लस का 10 और x बराबर 10/2 बराबर नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन पे लगाओगे 5। यानी कि अब नाइट्रोजन के अगर बेटा परमाणु क्रमांक की बात कर लें तो पहले कक्षे में क्या भरा जाएगा? 7 होते हैं, पहले कक्षे में 2, दूसरे में 5। यानी कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 5 ही हो गई। Mn2O7 की बात कर लें, 7 दूने 14 गिनोगे और बटे 2 लगाओगे, कितना रह जाएगा? 7। मैग्नीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सर 7 ही होती है, यही आ रही है, और 3 दूनी 6 ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। सर ट्रिक क्या बताई थी? मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द ऑक्साइड विल बी एसिडिक। अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। तो कौन सा हो गया? सर चारों ही मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, इसलिए आंसर क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे आंसर? बहुत अच्छे। क्या लगाओगे? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता क्या है? क्षारकता क्या है मतलब बेसिसिटी पूछिए। ये बेसिसिटी क्या है सर?
अम्ल की होती है क्षारकता, याद रखिएगा क्या होती है, अम्ल की क्षारकता होती है, और क्षार की क्या होती है, अम्लता। ये सर उल्टा उल्टा सिस्टम कैसा है समझिए जरा। अम्ल की क्षारकता का क्या मतलब है कि एक अम्ल को उदासीन करने के लिए कितने क्षार के अणुओं की जरूरत हो। अम्ल में क्या होता है, आर्हेनियस कहते हैं H पॉजिटिव, बेस में क्या होता है OH नेगेटिव, दोनों मिलेंगे क्या बनाएगा, H2O। उदासीन करेगा नहीं करेगा। तो एक H पॉजिटिव को एक जल का अणु बनाने के लिए एक OH की आवश्यकता है, क्षारकता कितनी होगी। इसी तरीके से हम देखेंगे किसी एसिड के पास कितने H पॉजिटिव प्रेजेंट हैं, हम बता देंगे उतने ही OH की जरूरत है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। सर इसमें तो 3 H दिख रहे हैं, तो क्या 3 लगा दी जाए, निकाल के देखते हैं, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 3 इंटू एक्स लिखा जाएगा, सॉरी 3 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए 3 इंटू हाइड्रोजन पे क्या होता है बेटा, +1। इसको क्या निकालना है तो x मानेंगे। 4 इंटू क्या लगाओगे, -2, इक्वल टू क्या लगाओगे, 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, उधर जाएगा तो प्लस का 8 माइनस का 3, x इक्वल टू +5। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 5 ऑक्सीकरण अवस्था निकली है, यानी कि 5 बंध बनाएगा। कैसे 5 बॉन्ड बनाएगा देख लो एक बार। 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आपने 3 ऑक्सीजन 5 वैलेंसी पूरी कर दी, और हाइड्रोजन को एक एक वैलेंसी के साथ संतुष्ट कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। कितने H पॉजिटिव हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। यहाँ से ये और ये तीनों निकल जाएंगे, क्या बनेगा, 3 H पॉजिटिव निकलेंगे, तो मतलब 3 OH नेगेटिव चाहिए। सर बेसिसिटी कितनी हो गई, 3 ही OH चाहिए 3 H पॉजिटिव को निकालने के लिए, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। सर एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, दूसरा H3PO3 होता है, इसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसको फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। इसमें एक बेसिसिटी कम हो जाती है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दिखने में यहाँ भी 3 है, दिखने में यहाँ भी 3 है, इसीलिए क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। अगर यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो 3 दूने 6 में से 3 जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 3, यानी कि ये बॉन्ड बनाता है केवल 3। अब 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, अगर इनके साथ अब 3 OH इस तरीके से लगा सकते हैं, 3 वैलेंसी, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 जाएंगे। H3PO2 बनाएगा अगर, तो क्या बनाओगे, H3PO2 बैलेंसी 2 दूने 4, 1, क्या बनेगा, 4 में से 3 जाएंगे, +1 +3 +5। इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर अगर इसी तरीके से अगर लगाओगे तो क्या बनेगा, सबसे ज्यादा होगा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो बेसिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि एसिड की बेसिसिटी जितने OH को न्यूट्रलाइज करे वही आपकी बेसिसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र H3PO4 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम लोग छोटी क्लास में लिखा करते थे, मेटल लिखा हुआ है, फॉस्फेट लिखा हुआ है, कैसे लिखते थे, इसकी वैलेंसी सर इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अगर मेटल पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 रही हो और फास्फोट की अगर 3 रही हो तो क्या लिखी जाएगी सर, H3PO4। सभी जानते हैं फॉस्फेट जो रेडिकल है वो PO4 3 नेगेटिव होता है, यानी कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आ गई, 1, इसकी क्या है 3। इन्होंने पूछा है कि क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मेटल यहाँ लिख दीजिए, क्लोराइड यहाँ लिख दीजिए, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखोगे, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखोगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला केवल MCl बनेगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखा होता है, इसका फॉस्फेट की रेडिकल यहाँ पे, इसकी रेडिकल के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आंसर अपना सही। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 19 का A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपनाम क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के रेडिकल को या फॉर्मूले को क्या उपनाम दिया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक एंटासिड होता है, और तमाम प्रकार की एंटासिड के अंदर हाइड्रा ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हाइड्रा ऑक्साइड मैग्नीशियम का हाइड्रा ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार के हाइड्रोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटासिड की तरह काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH के ट्वाइस को कहा जाता है। किसको कहते हैं? और केवल बेटा नाम अगर मैग्नीशिया पूछा जाए तो आंसर ए सही हो जाएगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर करिए। क्या क्या? कि MgO जो है वो केवल मैग्नीशिया बोला जाता है और MgOH का ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और लास्ट वाला BaOH का ट्वाइस लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार अभी पूछा था, वह क्या होता है? इसको वेराइटा वाटर भी कहते हैं, वेराइटा जल। बेरियम के हाइड्रोक्साइड को वेराइट वाटर भी कहते हैं। क्लियर हुई? तो आंसर क्या इसका सही हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर सी लगाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, किस अणु की अनुनादी संरचना लिखी जा सकती है? सर अनुनादी संरचना उसमें लिखी जाती है जिसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। अगर आप मीथेन की इस तरीके से बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, इन सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि सभी के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड्स नहीं है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा आपके साथ लिखा हुआ है H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो किसी के साथ भी पाई बॉन्ड्स नहीं है। चलिए आते हैं O3 पे, यही अपना आंसर है। किस तरीके से सर लिखते हैं? C ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 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 एक कोऑर्डिनेट के साथ, दूसरा डबल बॉन्ड के साथ लिखा जाता है। इसी की अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ O इधर लिखा जा सकता है, ये चीज इधर लिखी जा सकती है इस तरीके से। तो अनुनादी संरचना अगर किसी में लिखी जाएगी तो वो क्या है अपना? ओजोन। O3 इसका अणु सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में द्विक लवण यानी कि एक डुअल साल्ट पूछा है उसने। ये डुअल साल्ट क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए। साल्ट माने होता है लवण, यानी कि अम्ल के बचे हुए मूलक और क्षार के बचे हुए मूलक से जो पदार्थ मिलकर बनता है उसको कहते हैं लवण। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए, अम्ल है अपने पास, ये इसका रेडाइन मूलक है क्लोराइड, और इसी के साथ दूसरा हम लेते हैं बेस OH नेगेटिव, इसका बचा हुआ रेडिकल ये है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो अपने पास एक साल्ट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं NaCl। लेकिन उन्होंने पूछा है कि डुअल साल्ट क्या है, यानी कि 2 सिंपल साल्ट्स मिले होंगे तो वो डुअल साल्ट होगा। तो आइए फॉर्मूले पे चलते हैं। कॉपर अमोनियम सल्फेट कैसे लिखा जाएगा सर? CuNH3 का 4 और फॉस्फेट लिखा है तो PO4 पीछे लिखा होगा, इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या है? एक संकुल लिखा हुआ है, एक द्विक लवण नहीं है। सिंपल साल्ट की पहचान ये होती है या डुअल साल्ट की पहचान ये है कि जब इनको जल अपघटित किया जाए तो ये अपने आयनों में टूट जाएं तो उनको कहते हैं द्विक लवण, यानी कि सिंपल साल्ट या सरल साल्ट। अब जो संकुल टाइप के होते हैं वह जल अपघटित नहीं होते हैं, यह इनकी पहचान है। दूसरा है आपका मोहर लवण। इसका फॉर्मूला क्या है? अमोनियम फेरस सल्फेट कहते हैं NH4 का ट्वाइस FeSO4 का ट्वाइस इंटू 6H2O, यह है आपका मोहर साल्ट है। बेटा जब इसको आप जल अपघटित करेंगे तो अमोनियम्स के आयन आएंगे, यानी NH4 पॉजिटिव आएंगे, Fe के आयन्स आएंगे, SO4 डबल निगेटिव्स के आयन आएंगे, तो यह जल अपघटित हो जाता है। यही अपना एग्जाम्पल है किसका? सिंपल साल्ट का। इन्होंने पूछा कि सिंपल साल्ट का उदाहरण है, यानी द्विक लवण का उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनेट, यानी कि K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN6 क्या हो जाएगा? यह आपका संकुल है, यह हाइड्रोलाइज नहीं होगा। चलिए तीसरा है हेक्सा एमीन, चौथा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, तो इसको कैसे लिखते हैं? कोबाल्ट NH3 का 6, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट यह आपका हो गया। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? मोहर लवण जो है कि द्विक लवण है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले ही आंसर लोग करने लगे थे बच्चों, ये इसका आप फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आंसर अपना B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई, अयस्कों के सांद्रण की फैन पिलवन विधि निम्न के लिए प्रयोग की जाती है। सर फैन पिलवन विधि क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा सा पात्र लेते हैं जिसके अंदर जो अयस्क है वह डाल दिया जाता है, उसके अंदर एथिल जैंथेट नाम का पदार्थ डालते हैं, प्लस चीड़ का तेल डाला जाता है। इन सब में मिला के उसके बाद एक पाइप से वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है इसके बुलबुले ऊपर की तरफ उठकर आने लगते हैं, और जो शुद्ध अयस्क है
वह आपका ऊपर मिल जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वह अयस्क कैसा होता है? हल्का होता है। तो वह हल्के अयस्क कौन से हैं जिसके साथ इसके साथ वायु प्रवाहित की जाए, चीड़ का तेल डाला जाए, बुलबुले के साथ ऊपर आ जाए, तो वो सल्फाइड्स अयस्क होते हैं, जैसे CuFeSO4, CuFeS2 इस टाइप के, या FeS2 फेरस सल्फाइड हो गया। तो इस प्रकार के जो आयरन के या कॉपर के साथ मिक्स जो सल्फाइड्स होते हैं, वो सल्फाइड्स फैन पिलवन विधि के साथ शुद्ध किए जाते हैं। इस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या सही हो जाएगा? सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए आप सभी लोग। स्थिर ताप पर दाब तिगुना कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट आप कमेंट करिए कि स्थिर ताप की बात कर रहा है तो सर किस नियम की बात हो रही है? फटाफट पुराने बच्चे, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, गैसियस स्टेट से क्वेश्चन है, स्थिर ताप की बात कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो नियम कौन सा है? वह नियम कौन सा है? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लिखने लग गए। क्या? बॉयल का नियम है सर। स्पेलिंग होती है VOYLE, बॉयल का नियम है। क्या कहते हैं? स्थिर ताप पर जो चीज कांस्टेंट होती है वो फॉर्मूले में नहीं आती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। क्या इन्होंने बोला कि दाब को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि यही कंडीशन को क्या कर दें हम? 3P कर दें। तो फिर कह रहे हैं कि आयतन कितना हो जाएगा? तो वही आयतन चेक करिए सर। आयतन क्या होता है? P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहली इक्वेशन से कॉमन कर दीजिए, 1/P 1/P क्या लग गया? 1/3 लग गया, यानी कि 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, 3 गुना कर देंगे तो इसको क्या लिख दोगे? 3P। और अब जो 1/P था वो क्या हो गया? 1/3P हो गया, यानी कि 1/3 होगा। जैसे ही आप 3 गुना कर दोगे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, NTP पर 11.2 लीटर CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, NTP क्या है? NTP क्या है? फटाफट लिखो आप लोग, ऑप्शन में लिखिए फटाफट। N का मतलब नॉर्मल होता है, T का मतलब क्या है? टेम्परेचर, और P का मतलब क्या है? प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है बेटा? किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। क्या बोला है इन्होंने? 11.2 हो। सर 11 कब हो जाएगा? जब इससे डिवाइड 2 से कर दोगे तो यह 11.2 लीटर हो जाएगा। उस समय मोलों की संख्या जैसे ही इसको आधा किया, यह भी कितना हो जाएगा? 1/2 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल CO2 का पहले द्रव्यमान निकालते हैं, क्या है? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन 2 बार है, 12 + 16 दूने 32, दोनों को जोड़ दो सर, कितना हो गया? 44 ग्राम। किसका? 1 मोल CO2 का। कितना? 1 मोल CO2 का हो गया 44 ग्राम। आधे मोल का कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दीजिए, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या कर देंगे? 44 का आधा कर दिया, कितना हो गया? क्योंकि 22.4 लीटर पे 1 मोल, 11.2 पे आधे मोल, 1 मोल का 44, तो आधे मोल का कितना? 22 ग्राम। आंसर क्या सही हो जाएगा? 25 का क्या ऑप्शन लगा देंगे? डी आंसर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, Na2B4O7। सर याद कर लीजिए, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। इन्होंने पूछा है कि बोरॉन की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए। क्या होगी बोरॉन की ऑक्सीकरण संख्या? भाई निकालिए। 2 × सोडियम पे क्या होता है? +1। जिसका निकालना होता है उसको क्या लगाते हैं? x। +7 × ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखोगे? 4 × x = -14 क्या हो जाएगा? +14 -2, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 12। x = क्या हो जाएगा? 12/4 = +3। क्या हो जाएगा? +3। क्या आंसर सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, +3 हो जाएगा। ठीक है, लाइक करते रहिए भाई। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उससे संख्या लाइक की कम है। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं बराबर कर दीजिए।
नंबर ऑफ व्यूज बराबर कर दीजिए लाइक के। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार अगर W है, क्या कह रहे हैं, एक एसिड है और उसकी भास्मिकता या क्षारकता 3 है, तो अणुभार क्या होगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अगर अम्ल का तुल्यांकी भार पूछा जाए, किसका, अम्ल का, अम्ल का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट अगर पूछा जाए, तो वह क्या करते हैं, अणुभार के अंदर क्षारकता से भाग लगा दिया जाता है। अणुभार की क्षारकता से भाग लगा देंगे। अब यहाँ अगर एसिड है तो त्रिभास्मिक है, यानी कि 3 से भाग लगा दिया जाएगा। तो अगर अपने पास अणुभार अगर W है तो कितने से भाग लगा दोगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, W/3। 27 का आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्वों की संख्या है। शून्य समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, हम लिख रहे हैं, फटाफट आप लोग संख्या लिखिए। क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यह आपके क्या नंबर हैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये क्या है, नंबर हो गए। कितने दिख रहे हैं आपको, 6 हो गई संख्या। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है कितनी संख्या है, 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका आपको क्या बताना है कि आयुपैक नाम क्या होगा, यह आपको बताएंगे। तो लिखना कैसे है, देखिए 1 मिनट। एक सी के साथ 3 Cl लिखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है, एक सी के साथ 2 H और तीसरा CHO। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1, 2, 3, यानी कि प्रोप नाम तो आएगा जो कि तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। और जब एल्डिहाइड लगा होता है तो उसमें अल लगाते हैं 3 कार्बन का, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल तीनों के अंदर है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या है, सबसे पहले जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूट देखते हैं। तीसरे पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, यानी कि तीसरी ही पोजीशन पर 3 बार 3,3,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनल, भैया यही अपना आंसर हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बार में ही देख के जैसे ही क्वेश्चन देखा ए लिखने लग गए। ठीक है, 29 का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। चलिए आज क्लास की लास्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्लास क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है। BTX किस प्रकार प्रयुक्त होता है। ये BTX क्या चीज है, देखो बेटा, BTX में B का मतलब है बेंजीन, T का मतलब है टोल्यूइन और X का मतलब है जाइलीन। ये क्या चीज है, ये कीटनाशक हैं, ये विस्फोटक हैं, ये एंटी नॉकिंग एजेंट हैं, या जर्मरोधी होते हैं। तो BTX इन तीनों का अगर मिक्सर अगर कर दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ये एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है, जब स्वतः दहन इंजन, जैसे अपनी जीप या गाड़ी जो मोटरसाइकिल है, इन सभी में क्या है, स्वतः दहन इंजन है, जिसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है। फिर क्या होता है, उसके अंदर दहन होता है, जलते हैं और फिर वो साइलेंसर के रास्ते से वो गैस वेस्ट निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वतः दहन इंजन के अंदर जब पूरा ईंधन नहीं जल पाता है तो वह सीधा ही वेस्ट ऐसे ही निकलने लगता है, तो वो गाड़ी कभी कभी आवाज़ करने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राजदूत या इस टाइप की पुरानी जो गाड़ी होती थी, यामा टाइप की, तो उनके अंदर एक फट की आवाज़ आने लगती थी। वो है रिएक्शन जो है वो नॉकिंग होती थी। उस नॉकिंग की रिएक्शन को रोकने के लिए जिस पदार्थ को प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। टेट्रा एथिल लेड भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो C2H5 का 4Pb, यह भी एक एंटी नॉकिंग का एजेंट है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन BTX फुल फॉर्म की वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, अभी भी संख्या बराबर कर दीजिए, व्यू और लाइक दोनों बराबर कर दीजिए भाई। आज की क्लास को एंड करते हैं। कल फिर जैसे ही शाम के 8 बजेंगे आप सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और क्लास फिर से 30 क्वेश्चन की लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।